नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमने 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे नए चैप्टर की शुरुआत होगी, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वह नए सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, जो आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें काम आएगा। तो देख लेना आप। आज हमारा नया चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम कार्बन व उसके बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कार्बन कौन कौन से बंध बनाता है, इसके बारे में देखेंगे कार्बन कहाँ कहाँ पर मौजूद रहता है। हम यह भी जानेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जमीन में पाए जाने वाले खनिजों में, कोयले में इत्यादि में कार्बन भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। तो देखते हैं आज का अपना टॉपिक, कार्बन का परिचय। कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है, जिसका मतलब है कोयला। मतलब हम देखते हैं कि कोयले में भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जिस कोयले में जितनी अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होंगे वह उतना ही अच्छा कोयला होगा। तो यह भी याद रखना, कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन। और लैटिन भाषा का शब्द है कार्बो से बना हुआ है। कार्बन एक प्रकार का हमारे पास में अधातु नॉन मेटल है और यह आवर्त सारणी के ई ब्लॉक के वर्ग 14 में आता है। मतलब जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उसमें हमारे अलग अलग वर्ग दे रखे, एस, पी, डी और एफ, ये ब्लॉक दे रखे। इसमें हमारे पास कार्बन कहां पर आता है? पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है। तो ये भी याद रखना, एक प्रकार का धातु है। फिर प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानिकों की संख्या तो 3 है। समस्थानिक मतलब परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों में परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग व परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसको हम समस्थानिक बोलते हैं, परमाणु क्रमांक समान। तो इस हमारे पास में कार्बन के 3 समस्थानिक आते हैं, जो है हमारे पास में 12C, 12C, 13C, 13C और 14C। तो यह कार्बन के समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होगा, वह परमाणु क्रमांक समान होंगे सबके। अब कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक होता है हमारे पास में C। C के द्वारा हम लिखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसकी 6 होती है। परमाणु संख्या हम जानते हैं इसकी 6 होती है। वह प्रोटॉनों की, इसमें जो प्रोटीन उपस्थित होंगे उनकी भी संख्या 6 रहेगी। वह इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनकी भी संख्या हमारे पास में 6 रहेगी। तो ये याद रखना, इसकी परमाणु संख्या बोल लो, परमाणु क्रमांक इसके 6 होते हैं। वह परमाणु भार, इसका परमाणु भार 12 होता है, वह परमाणु संख्या 6 होती है। यहां भी देख लिया। तो ये था हमारे पास में कार्बन का परिचय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे देखते हैं उपस्थिति। देखते हैं कार्बन की उपस्थिति। यह कार्बन हमारी पृथ्वी पर किन किन रूपों में उपस्थित होता है, हमारे आसपास किन किन रूपों में उपस्थित होता है। कार्बन प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। हम देखेंगे कि कार्बन बहुत सारे यौगिकों के रूप में हमारे आसपास उपस्थित होता है, जिसमें भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपर पाए जाने वाली पर्वत को हम भूपर्पट्टी बोलते हैं। भूपर्पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में यह केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। किस किस के रूप में?
खनिजों में जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कोयला एवं पेट्रोल के रूप में 0.02% उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है। तो ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी कार्बन की उपस्थिति होती है, जब भी तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो खनिजों में तो यह 0.02% के रूप में व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03%। बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव व सजीव वस्तुएं, निर्जीव व सजीव वस्तुएं कार्बन के बने हैं। जैसे जिसमें देख लेते हैं पेड़ पौधों, पौधों में भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होता है उसमें भी कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिनमें जंतुओं में पाया जाता है चीनी, शक्कर का इस्तेमाल हम हमारे घरों में करते हैं, वह भी कार्बन की बनी हुई होती हैं। ईंधन, जितने भी ईंधन देखेंगे, पेट्रोलियम, कोयला, गैस, इन सब में ईंधन में भरपूर मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। कागज में जो हम लिखने में काम लेते हैं वह कागज हमें किससे, पेड़ों से प्राप्त होते हैं और पौधों में, पेड़ पौधों में कार्बन पाया जाता है। भोजन में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसमें वस्त्र व धागों में, धागे में और दवाइयों में पाया जाता है कार्बन। सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी के आइटम होते हैं, सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है इत्यादि, और भी विभिन्न पदार्थों में पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिक है और यह सब कार्बन के द्वारा बने हुए यौगिक है जो या तो पौधों से प्राप्त होंगे या जीवों से प्राप्त होते हैं। या तो पौधों से प्राप्त होंगे या ही जीवों से प्राप्त होंगे, जीव जंतुओं से प्राप्त होंगे। कार्बनिक यौगिकों के रसायन शास्त्र को हम कार्बनिक रसायन के नाम से भी जानते हैं। जो कार्बन यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत, उसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो ये था हमारे पास में कार्बन की उपस्थिति। अब और देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है हमारे पास में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कार्बन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। हम इतना तो जान चुके हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी आती है हमारे पास में 6। तो हम यह देखेंगे कि के सेल में, के कोष में हमारे पास में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। के कोष में कितने की आवश्यकता होती है, 2 की ही आवश्यकता होती है और 2 ही आएंगे। और एल कोष में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पास में तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है। 2 तो के में आ गए और 4 एल में आ गए, तो कितने, 4 की कमी हो गई। तो हम यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसके पास में। तो वैसे ही चित्र में यह तो हो गया हमारे पास में केंद्रक, और यह के कोष, इसमें हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ भी गए। फिर आता है के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, हमें होती है 8 की, लेकिन इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो वो चारों तो इसमें आ जाएंगे। तो इसको अपना अष्टक बनाने के लिए हम जानते हैं कोई सा भी वो परमाणु हो उसे अपना अंतिम कोष में अष्टक का नियम फॉलो करना पड़ता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना अनिवार्य है। तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो है, तो यह क्या करेगा, किसी और के साथ में, किसी अन्य कार्बन या अन्य तत्व के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, जो हम देखेंगे उसके साथ बंध भी बनाएगा। तो हमारे पास में आता है कार्बन की चतुसंयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, चतुसंयोजक होता है एवं श्रृंखलन की प्रकृति होती है। इसी वजह से यह कार्बन
बहुत लंबी लंबी कार्बन की बहुत ही बड़ी बड़ी श्रृंखला तक बना सकता है, जिसकी वजह से यह अनेक यौगिक बनाता है। इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाता है कि हमें कार्बन की नामकरण की पद्धति अलग से सीखनी पड़ती है। तो ये था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें के सेल में तो के कोष में तो 2 आ गए और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो वह अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा कर लेगा, जिस वजह से इसकी चतुसंयोजक होता है और संकलन की प्रकृति रखता है। और आगे देखते हैं कार्बन द्वारा यौगिक का निर्माण व कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त कर सकता है। उत्कृष्ट गैस के उदाहरण आते हैं हमारे पास में, एक तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन व रुबिडियम। यह हमारे पास में उत्कृष्ट गैस के उदाहरण है। क्यों उत्कृष्ट बोला जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि इनके अंतिम कोष होता है इनके पास में, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अपना अष्टक का नियम पूर्ण करते हैं, वह बिल्कुल स्थायी होते हैं, अक्रिय पड़े रहते हैं, कभी क्रिया करना ही नहीं चाहते। इस वजह से इनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। यह स्थायी भी होते हैं। इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अभिक्रिया करना नहीं चाहते हैं। तो कार्बन हम जानेंगे कार्बन अपने यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से करता है, वह कार्बन उत्कृष्ट गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या मैंने बता भी दी थी, कितनी है? 6 है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के होता है। के कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते, व एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं, ये हो गया हमारे पास में यह न्यूक्लियस मान लो, तो यह के कोष, तो इसमें तो आगे हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, व यह एल कोष, इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यह एल कोष। तो इसमें हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको अपना अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी। वह हम देखेंगे कि कोई भी तत्व हो, वह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी नहीं सकता। किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह और से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या औरों को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह औरों से साझेदारी कर अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो देखते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। चतुः संयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता, दे भी देगा तो C+4 धनायन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ग्रहण कर दान देकर भी नहीं ग्रहण करके 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C-4 ऋणायन आयनिक बनाता है। तो यह क्या करता है? फिर 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। मतलब 4 और अन्य इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए बहुत कठिन है, इसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तथा कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए हम देखते हैं अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं से, अन्य जो भी अन्य परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह, इनसे ऑक्सीजन, अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। जैसे इसमें इधर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या करेगा? अन्य परमाणुओं के तत्वों से अपने उनको काम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन भी दे देगा अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए। वह उनसे उनके इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी कर लेगा, जैसे ये और इधर, तो इसका भी काम चल जाएगा, उनका भी काम चल जाएगा। तो इस वजह से यह साझेदारी करता है और उनके साथ में आबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। और इसके अलावा और भी बनाते हैं। ये हमारे पास में और के उदाहरण आ गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। तो ये था कार्बन अपना उत्कृष्ट गैस का विन्यास इस साझेदारी के माध्यम से प्राप्त करता है। और आगे देखते हैं, जब तक आप इसका अब देखते हैं सहसंयोजी बंध या आबंध, दोनों का एक ही नाम है। सहसंयोजी बंध बोल दो या आबंध बोल दो, किस प्रकार से बनते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, या तो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे या एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कोश में, उनकी साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और यह मुख्यतः हमारे पास में 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें या तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ में की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जिसको हम बोल देंगे एकल आबंध। इसमें हम देखेंगे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यह कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध का हमारे पास में उदाहरण आ गया। अब देखते हैं द्विआबंध। द्विआबंध में वही दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। दो इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे ही हम देखेंगे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में साझेदारी, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ में कार्बन की द्विआबंध आ जाएंगे। फिर त्रिआबंध मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और इसका उदाहरण हमारे पास में क्या आएगा, कार्बन के साथ में किसके साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, वह बनाएगा नाइट्रोजन के साथ में। तो यह इसमें कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे साझेदारी के लिए और नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यह त्रिआबंध का उदाहरण कार्बन नाइट्रोजन हो गए। तो अब देखते हैं यह किस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाता है। हाइड्रोजन व द्विआबंध में किस प्रकार से बंध बनते हैं, वह त्रिआबंध में किस प्रकार से बंध बनते हैं, वह जानेंगे। अब देख लेते हैं सहसंयोजी यौगिकों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आखिर सहसंयोजी बंध यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिसमें पहला उदाहरण आ गया हमारे पास में हाइड्रोजन का निर्माण। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में, और वह भी किस में आएगा, हमारे के कोश में आ जाएगा। तो हम जानते हैं के कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या करेगा, अन्य हाइड्रोजन के अणु के साथ में साझेदारी करेगा। तो वैसे ही यह एक हाइड्रोजन हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, या अन्य हाइड्रोजन का अणु, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यह साझेदारी करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा साझेदारी के लिए, और दूसरा हाइड्रोजन अणु भी अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा। तो हम देखेंगे कि इस पूरे अणु का, तो परमाणु का तो अपना हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए अपने अंतिम कोश में, वैसे ही इस हाइड्रोजन परमाणु में भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। तो यह मिलकर हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लिया। तो चूंकि देखते हैं, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन के बीच एकल बंध है। कौन सा बंध है, केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल एकल बंध है। तो यह एकल बंध का निर्माण हो गया। वैसे ही दूसरा उदाहरण ऑक्सीजन का निर्माण। इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन के पास में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। जो के कोष में तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे 2 आते हैं और एल कोष में आने तो 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 6 ही आएंगे, तो वैसे ही 8 हो गए, तो 2 की कमी रह गई। यहाँ पर हमारे पास में 2 और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो यह क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु अपने अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। वैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यह साझेदारी करी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो हम देखेंगे कि इस कोष में भी, इस कोष एल कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 2 की करी, इसने भी 2 की करी, इसने भी 2 की करी, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ण हो गए। अष्टक का नियम फॉलो कर लिया इसने, तो हमारे पास में और नया क्या बना, फिर ऑक्सीजन का अणु बना और 2 इलेक्ट्रॉनों से करी। तो इस वजह से हमने इस बंध को क्या नाम दे दिया, द्विबंध नाम दे दिया। ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध का निर्माण हुआ। तो ये था हमारे पास में सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण। एक और देख लेते हैं, नाइट्रोजन का आखिर किस प्रकार से निर्माण होता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन का निर्माण। नाइट्रोजन में कितने होते हैं परमाणु की संख्या, 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 ही आएंगे। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन व एल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं इसको कितने की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो यह अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो यह अन्य नाइट्रोजन के परमाणु के साथ भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इसमें भी 8 पूर्ण हो जाएंगे। 1 2 3 2 और 6 8 इसके पूर्ण हो जाएंगे, और वैसे ही इस परमाणु के भी 8 पूर्ण हो जाएंगे। तो हमारे पास में नाइट्रोजन का त्रिबंध 3 बंध बन जाएंगे। तो यह हमारे पास में नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो गया। वैसे ही H2O, यह क्या है, जल का निर्माण। जल भी हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर बनाते हैं, जिसमें हमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, जो हमारे के कोष में आएगा। इसे ऑक्सीजन में 8, जो 2 और 6, के में तो 2 आ जाएंगे और एल में 6। तो इसको कितने की आवश्यकता पड़ी, 2 की आवश्यकता पड़ी, और हाइड्रोजन को 1 की आवश्यकता पड़ी। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजनों को अपने साथ में साझेदारी करने के लिए लाएगा। तो देखते हैं, यह एक तो हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन परमाणु, और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, और एक और हाइड्रोजन परमाणु। तो इस प्रकार से दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लाए, तो ये इसके साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये दोनों के हाइड्रोजन के साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास में बंध बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो एकल बंधी दोनों के साथ में अलग अलग बनेगा, और यह हाइड्रोजन जल के अणु का निर्माण हो गया। तो यह हमारे पास में सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल और हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नामकरण की पद्धति, वह सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इनके अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो इस कक्षा को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाए, ताकि आपके सभी साथी इस कक्षा का फ़ायदा उठा सके। वह चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।